लाइट क्या होता है, कैसे कैसे हमने फील किया लाइट को, क्या है उस लाइट के बारे में, आइए देखते हैं लाइट के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? लाइट। आज तक एक बड़ा कंफ्यूजन चला है हिस्ट्री में, बेसिकली बहुत पुराने से टाइम से लाइट के बारे में बातचीत हो रही है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है थ्योरीज में कि लाइट पार्टिकल का नेचर है कि लाइट के पास वेव नेचर है। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने अपनी थ्योरीज दी, अपने अपने बारे में बताया कि लाइट क्या है। एट द लास्ट मोमेंट हमको पता चलता है कि लाइट के पास डुअल नेचर है। लाइट जो हमारा यूज होती है वो डुअल जो शो करती है, वो लाइट डुअल नेचर शो करती है। ये टोटली डिपेंड होता है किसके ऊपर बच्चों? सीधे सीधे ऑब्जर्वर के ऊपर, कि लाइट का देखने वाला जो ऑब्जर्वर है वो किस तरीके का ऑब्जर्वर है। ये लाइट अपना ऑब्जर्वर के ऊपर ये शो करती है। तो आइए समझते हैं कि लाइट क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट क्या है। तो लाइट is a electromagnetic wave। जो बच्चा लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको कैसे फील करता है? इट कैन बी सीन और सेंस बाय आवर आई। हमारी आंखों के द्वारा लाइट को सेंस किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। क्या बात क्लियर हो गई कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कहोगे सर अभी तो आप ड्यूअल नेचर की बात कर रहे थे, पार्टिकल की बात कर रहे थे, अब आप बता रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चा समझते हैं कि लाइट की शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहले अगर हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले लाइट के बारे में हमारे आप सबके सबके चाहते, इवन किसी के अच्छे, कोई अच्छी नजर से देखता है, कोई बुरी नजर से देखता है, हमारे सबके प्यारे सर न्यूटन साहब, जो आइजैक न्यूटन थे हमारे, न्यूटन साहब ने सबसे पहले लाइट के बारे में बताया था। लगभग 1678 के आप अप्रॉक्स इन्होंने लाइट के बारे में बताया था। और इन्होंने लाइट को क्या माना था? इन्होंने लाइट को बच्चा माना था पार्टिकल का फॉर्म। किसका फॉर्म बच्चा? पार्टिकल का फॉर्म। बच्चा उस पार्टिकल को क्या कहा जाता है? उस पार्टिकल को कहा जाता है कॉस्मिक। इन्होंने बोला क्या? कॉस्मिक। और इनकी एक थ्योरी आई सी कॉस्मिक से, कॉस्मिक थ्योरी, कॉस्मिक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने क्या बताया? इस थ्योरी के रिलेट में इन्होंने न्यूटन साहब ने क्या किया कि अगर कोई कॉस्मिक, अब आप पूछोगे सर ये कॉस्मिक बोल रहे हो ये क्या होता है? न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग ये कॉस्मिक पहले तो मासलेस थे, रिजिड थे और इलास्टिक थे। सर मासलेस पार्टिकल और मासलेस ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा पॉसिबल है। क्यों? फिजिक्स की भाषा में या फिजिक्स में अगर कोई भी मास को बहुत तेज वेलोसिटी से मूव कराया जाता है तो वो मास बहुत हल्का हो जाता है। मूवीज में आपने देखा होगा, फ्लैश मूवी आपको याद आती होगी, जो आपकी फ्लैश मूवी, उसमें आपने देखा होगा कितनी तेज रन करता है, कितनी तेज रन करता है। आपने एवेंजर्स में देखा होगा कि एक आपका मार्वल कैरेक्टर है जो बहुत तेज रन करता है। देखा आपने कि नहीं देखा? डीसी कैरेक्टर में, मार्वल्स में और डीसी में आपका फ्लैश आता है तो वो बहुत हल्का हो जाता है। तो उन्होंने न्यूटन साहब ने कॉस्मिक को कैसा माना? मासलेस माना, थोड़ा सा रिजिड माना और इलास्टिक माना। इस तरीके से कॉस्मिक। तो इन्होंने बताया, और कॉस्मिक को अगर अपने आपने लाइफ में देखना है तो आपने छोटी वाली बचपन में गेंद खेली होगी ना, जिसको आप जमीन में मारते तो छलती थी, छोटी वाली गेंद, वो। तो कॉस्मिक के इन्होंने न्यूटन साहब ने कॉस्मिक के रिलेशन में क्या बोला, कॉस्मिक थ्योरी में, कि अगर कोई कॉस्मिक किसी शाइनी या स्मूथ सरफेस पे, किसी शाइनी या स्मूथ सरफेस पे आके टकराएगा तो सेम मीडियम, कैसे मीडियम में बच्चा? सेम मीडियम में वापस जाएगा। और इसी से रिलेट करके आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि ये रिफ्रैक्शन के बारे में बताना चाह रहे हैं। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन के बारे में। इसी तरीके से न्यूटन साहब ने रिफ्रैक्शन के बारे में बताया कि रिफ्रैक्शन के बारे में बच्चों क्या बताया कि
कि अगर कोई कॉस फ्रैक्शनल, जैसे कोई कॉस फ्रैक्शनल है, ये तो 90 डिग्री में नॉर्मल हो गया, नॉर्मल तो नहीं रहेगा, कोई कॉस फ्रैक्शनल जैसे ये है किसी एक मीडियम से, जैसे हम लोग बात करते हैं रेयर मीडियम, तो बच्चा रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम बच्चा वो मीडियम होता है जहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, वो रेयर मीडियम होता है। कि रेयर मीडियम से अगर कोई भी कॉस फ्रैक्शनल डेंसर मीडियम में रहेगा, कौन सा मीडियम में बच्चा? डेंसर मीडियम, मतलब जहां पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास, तो कॉस फ्रैक्शनल्स अपने नॉर्मल के अकॉर्डिंग बेंड हो जाएंगे, अपने पाथ से क्या हो जाएंगे? बेंड हो जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका पाथ कैसा था, मैं डैश डैश आपको शो करूंगा, इसका पाथ ऐसा था, लेकिन ये बेंड कहां हो गया? इस तरफ हो गया। तो न्यूटन साहब की जो कॉस फ्रैक्शनल थ्योरी थी उसने क्या क्या डिफाइन किया? रिफ्लेक्शन को डिफाइन किया, साथ ही साथ डिफ्रैक्शन को डिफाइन किया। किस किस चीज को नहीं डिफाइन किया? तो उसमें इन्होंने नहीं बताया आपका पोलराइजेशन, आपका इंटरफेरेंस और आपका डिफ्रैक्शन। ये तीनों जो लाइट के फिनोमेना था न्यूटन साहब ने नहीं बता पाए। कुछ टाइम बाद हमारे ह्यूगेंस साहब आते हैं, एक डच साइंटिस्ट थे ह्यूगेंस, ह्यूगेंस के साथ एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे फेरेनेल्स, उन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं लोग। उन्होंने बाद में ये चीज ऑब्जर्व करी कि लाइट एक पार्टिकल का नेचर नहीं शो करती, लाइट एक वेव का नेचर शो करती है। तो हाइगेंस ने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब लोग कंफ्यूज कि न्यूटन साहब कह रहे हैं कि कॉस फ्रैक्शनल मास पार्टिकल नेचर है और इस साहब कह रहे हैं, ह्यूगेंस साहब कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो आप जब सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे ह्यूगेंस के बारे में, क्लास 12 में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा वेव ऑप्टिक्स में कि ह्यूगेंस ने कैसे लाइट के फिनोमेना को अपने वेव के फॉर्म में डिफाइन किया। तो थोड़ा बहुत मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा ह्यूगेंस का। क्या कहता है ह्यूगेंस? ह्यूगेंस ने कहा कि एक इन्होंने एजम्पशन किया एक मीडियम जिसको ईथर इन्होंने माना। इन्होंने अपनी ज्योमेट्री, मैथमेटिकल ज्योमेट्री के थ्रू इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को डिफाइन कर दिया, लेकिन ये अभी भी ये नहीं बता पाए। थोड़ा बहुत जब थोड़ा सा और साइंटिस्ट मैथमेटिकली इन्होंने किया सॉल्व, तो मैथमेटिकली इनको पता चला कि इन्होंने थोड़ा बहुत डिफ्रैक्शन के बारे में खोज करी, थोड़ा बहुत डिफ्रैक्शन के बारे में इन्होंने बताया। तो ह्यूगेंस के अनुसार जो लाइट है वो एक वेव का फॉर्म है। इसके बाद पूरी मतलब फिजिक्स की हिस्ट्री को बदलने वाले एक साइंटिस्ट आते जिनका नाम है आप बच्चों थॉमस यंग। अब कहोगे सर नाम सुना सुना लग रहा है थॉमस यंग का। बच्चा थॉमस यंग वो इंसान है जिसने ये सिद्ध कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि लाइट जो होती है बच्चा वो वेव होती है। कैसे किया? इन्होंने अपना एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। कहोगे सर ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जरा कुछ बता सकते हैं आप? हाँ तो बिल्कुल बता सकते हैं। क्या इन्होंने किया? आप अपने घर में भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि केवल आपको अपना एक बाल लेना है, सिर्फ एक बाल लेना है, बाल को एक बॉक्स के बीच में रख देना है। तो देखिए दो स्लिट टाइप के दिख रहे हैं। इस बाल के जस्ट सामने आपको क्या रखना है? एक लेजर लाइट या लाइट का सोर्स रखना है, लाइट का सोर्स रखना है। जैसे ही ये लाइट इस सोर्स से जाएगी तो आपको पीछे एक स्क्रीन लगानी है और उस स्क्रीन में आप देखोगे कि एक पैटर्न टाइप आपको दिखाई देगा। थॉमस यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव कर दिया कि लाइट एक वेव नेचर है। फिर कुछ टाइम बाद आइए थॉमस यंग ने कब एक्सपेरिमेंट अपना किया था? तो बच्चा ये डेट आपको याद रखनी है 1801 में थॉमस यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किया। इसके बाद आपके बहुत टाइम तक यही थ्योरी चलती रही कि लाइट एक वेव का नेचर है। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं कौन? आप सबके इवन हमारे भी बहुत अच्छे प्यार मानता हूं उनको, जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब आते हैं, आइंस्टीन साहब आके बताते हैं कि भैया वेव नेचर नहीं है,
लाइट का नेचर तो पार्टिकल है, इन्होंने पार्टिकल नेचर प्रूव किया। इससे पहले इन्हीं के एक शिष्य, इन्हीं के एक स्टूडेंट जिनका नाम है हर्ज, इन हर्ज ने इस बात की सबूत दे दिया। कैसे सबूत दिया? आप सबने सोलर पैनल के बारे में सुना होगा, सोलर एनर्जी के बारे में सुना होगा। तो जब लाइट को पार्टिकल फॉर्म को माना गया, तब आइंस्टीन साहब ने एक थ्योरी दी जिसको बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंतर्गत आइंस्टीन साहब ने बताया कि लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बात की पुष्टि या इस बात का प्रूफ, इस बात की चीजों को एक्सप्लेन किया हर्ज साहब ने। तो यहां से अब तक चल रहा था, सारा सही चल रहा है कि अब यहाँ पे दो चीजें आ गई सारे साइंटिस्टों के सामने कि हम थॉमस यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भी नहीं झुठला सकते थे और आइंस्टीन के इस इफेक्ट को भी नहीं झुठला सकते कि जो कि उन्होंने पार्टिकल। तो बच्चा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन साहब ने हमारे बताया। इसके बाद थोड़ी बहुत बहस चलती रही साइंटिस्टों के बीच, थॉमस यंग का जो आपकी थ्योरी थी और आइंस्टीन की थ्योरी थी, इनके बीच क्लैशेस होते रहे। तो इसके बाद आपको अगर जानना है तो आप 12th में भी जान सकते हो, थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन हम दे देंगे, बाकी पूरा नहीं डिटेल में पढ़ाएंगे पूरा। कि फोटो इलेक्ट्रिक के बाद आइंस्टीन साहब के बाद एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली साइंटिस्ट। डी ब्रोगली कहते हैं कि अगर वेव पार्टिकल का नेचर ले सकती है तो पार्टिकल भी तो वेव का नेचर ले सकता है। इस तरीके से डी ब्रोगली ने एक नई वेव की खोज करी जिसका नाम दिया गया मैटर वेव। अभी तक आप लोग वेव के बारे में दो तरह की वेव पढ़ रहे थे। अगर हम वेव की बात करते तो आपको दो तरह की वेव पढ़ाई जाती थी, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। लेकिन तीसरी तरीके की डी ब्रोगली ने वेव खोजी जिसको बोला गया मैटर वेव। इसी में आपको क्लास 12th या क्लास 11th में भी केमिस्ट्री में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है, मतलब मास और वेव को लेकर। तो इसके बाद फिर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल साहब आते हैं और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल साहब कहते हैं कि भैया उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में थोड़ा बहुत बताया, तो बताया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर है। लाइट अगर हम बात रेस करते हैं और हम लिखते हैं इसके बाद लिखते हैं कि लाइट हैज डुअल नेचर। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये लाइट क्यों लिखी। अब तो आपको क्लियर है कि डुअल नेचर है। फिर हमको अगर इस फिनोमेना में पढ़ना हो तो लाइट के बारे में और कुछ पढ़ सकते हैं। लाइट always travel in a straight line। बच्चे दिखने में जितनी लाइन सरल है उतनी है नहीं, स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब आपको दिखाते हैं कैसे। अभी तो क्या है, ये कैसे हुआ? लाइट है वो इसी से वेव के फॉर्म में चल रही है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। आप देखो अगर हम इसकी किसको कम कर दें, वेव लेंथ को कम कर दें, तो देखो दूर से अगर आप देखोगे तो दूर से आपको क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो लाइट जो हमारी है वो कैसे चलती है, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर अगर हम लाइट की स्पीड के बारे में पढ़ते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं, कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? जनरली साइंटिस्ट बताते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको पता है कि लाइट की स्पीड किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू है? तो 3 साइंटिस्टों का योगदान है तब जाके लाइट की स्पीड हमारी पता चलती है। फिजियन एक्सपेरिमेंट और मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट, ये दो मेजर एक्सपेरिमेंट हुए थे, फिजियन एक्सपेरिमेंट और मिचेल्सन एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया गया था। तो हम ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके टॉपिक में नहीं स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद हमको लाइट के बारे में और भी चीजें जाननी होती हैं कि अब हम लाइट के बारे में फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। लाइट का क्या फिनोमेना?
तो बेटा लाइट के दो फिनोमेना आपको इस क्लास में पढ़ने हैं। पहला फिनोमेना आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन और दूसरा फिनोमेना पढ़ना है रिफ्रैक्शन। अब आपसे हम अगर कहें कि लाइट चूहे पे चलती है, विश्वास मानोगे? आप दिखाते हैं कि लाइट कैसे चूहे पे चलती है। जो हमारी लाइट है बेसिकली वो फैक्टर पूरा करती है आर, ए और टी पे। देखो रेड मतलब चूहा, आर मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ए मतलब एब्जॉर्प्शन, ठीक है, टी मतलब ट्रांसपेरेंट। अब मैं एक बात कहने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा कि हमारी जो लाइट होती है ये रेड पे तो चल रही है, किसी भी बॉडी किसी भी सब्सटेंस जिस पर लाइट पड़ रही है उस पे ना ही 100% रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है, ना ही 100% लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और ना ही 100% लाइट ट्रांसमिट होती है। तो सर क्या होता है, हर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में अब आपने देखा होगा और आपको जर्नल दिखाते हैं। मिठाई वाले की दुकान पर जाते हो आप लोग, मिठाई वाले की दुकान पर आपने देखा होगा बॉक्सेस में कचौड़ी समोसा खस्ता रखता है, या पेटीज की दुकान में जाते हो पेटीज वाले के यहाँ कि बल्ब लगाया रहता है। तो आप एक शीशे का ग्लास लगा होता है जिससे आपको अंदर की चीजें दिख रही होती है। तो अगर आप ये बताओ कि अगर सारी लाइट ट्रांसमिट होती तो समोसा अंदर का गर्म कैसे होता, कचौड़ी अंदर की गर्म कैसे होती? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लाइट तो अंदर एब्जॉर्ब होगी ना। तो ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंडेंसी होती है कि ट्रांसपेरेंट या एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन। आइए बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन की। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम बात करते हैं बच्चा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो इस फिनोमेना में क्या बताया जाता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एनी शाइनी और smooth surface, smooth surface, then light ray into get back into same medium, into same medium is phenomenon, it's called reflection of light, ROL, reflection of light। क्या है जरा देखते हैं कि जैसे सपोज दैट ये मिरर बनाया, क्या बनाया बच्चा, मिरर या कोई सरफेस, ये कैसी होता है, ये क्या बता रहा होता है, ये आपका होता है कोटेड सरफेस, कोटेड सरफेस। ये जरूरी है क्या सर करना? हाँ बच्चा बिल्कुल जरूरी है। अगर इस ग्लास पे आप कोट नहीं करोगे तो लाइट जैसे एंटर करोगे तो तुरंत ट्रांसमिट नहीं हो जाएगी, तो रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा। तो यहाँ पर सर कोटिंग किस चीज की होती है ऑप्शन में, तो बच्चा होती है सिल्वर की कोटिंग। तो सर एक बात बताओ, सिल्वर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमने पढ़ा सिल्वर ऑक्साइड बना देता है, तो क्या ये सिल्वर खराब नहीं होगा? तो बच्चा जब इस सिल्वर को ग्लास के ऊपर डाला जाता है तो इसकी जो अंदर वाली सरफेस होती है जो कि आप देख रहे होते हो वो बन जाती है आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो ये ग्लास जो होता है वो एक कवरअप की तरह उस सिल्वर के ऊपर चढ़ जाता है जिससे ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है। तो ये कहानी आपकी मिरर की। तो अब आपने एक मिरर लिया, ये कौन सा बेटा मिरर होता है, इसको बोलते हैं हम प्लेन मिरर। तो आइए अपने वापस टॉपिक पे आते हैं रिफ्लेक्शन लाइट पे, कि कोई अगर रे ऑफ लाइट, कोई
ray of light, when a ray of light strike any smooth or shiny surface, it back into the same medium. Its phenomenon is known as reflection of light. अगर कोई ray of light स्ट्राइक करती है किसी शाइनी या स्मूथ सरफेस से, तो वो सेम मीडियम में वापस आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चा? वापस आ जाती है। अगर इसी सरफेस पर, रिफ्लेक्टेड सरफेस पर कहीं पे भी हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, उसका नाम होता है बच्चा नॉर्मल। क्या नाम होता है? नॉर्मल। तो सर इसका क्या नाम होता है? जो रे आ रही होती है बच्चा, उसका नाम होता है इंसिडेंट रे। अच्छा सर, जो रे वापस होके आ रही है उसका क्या नाम होता है? अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे। सर बार बार रे बोल रहे हो, सर रे क्या होती है ये बताइए आप। पहले आइए समझते हैं रे क्या है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो बच्चा रे क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन of light is known as wave ray. Direction of propagation of light is known as ray. कैसा होगा? इसको डिनोट करते हैं इससे। जब एक से ज्यादा रे आपस में मिल जाती है, उनको क्या कहा जाता है बच्चा? बीम। क्या नाम होता है? बीम। सर बीम कहां से आती है? तो बच्चा बीम आती है टॉर्च से। आपने देखा होगा टॉर्च, देखा है ना? तो ये बेसिकली बस रे है, कोई ऐसा नहीं है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको क्लियर हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। अब बात आती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? पहला लॉ इसका कहता है कि ऑलवेज जो एंगल आई होगा, सर एंगल आई ये क्या होता है? अच्छा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं सर? आर। क्या कहते हैं? आर। तो पहला क्या कहता है रूल कि ऑलवेज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हमेशा जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात। सर एक बात बताइए कि कहीं भी, जैसे हम अभी मिरर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं? मिरर के लिए केवल पॉसिबल है? नहीं। जहां पर भी जिस सरफेस पे भी रिफ्लेक्शन होगा ये लॉ वहां लगेगा। चाहे मिरर हो, चाहे अपनी बाथरूम की सरफेस हो, किसी भी टाइल्स हो, कहीं पे भी हो, अगर आपको रिफ्लेक्शन मिल रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वहां पर ये लॉ डेफिनेटली लग रहा है। दूसरा लॉ सर क्या होता है? जरा बता दीजिए। तो क्या होता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल always lie on a same plane. प्लेन जहाज वाला प्लेन नहीं, सरफेस वाला प्लेन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों कहां होने चाहिए? एक ही प्लेन होने चाहिए। सर जरा थोड़ा समझा पाएंगे क्या होता है ये? तो अगर हम बात करते हैं किसी भी रिफ्लेक्शन की, तो अगर ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई, तो इसका नॉर्मल यही होगा। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड ऐसे जाएगी, ये नहीं होगा सर। क्या बच्चा ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा ठीक है, ओवर होती है। इसी के साथ जल्द ही मिलते हैं अपने अगले टॉपिक। इसके लिए इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।